है। तो पहला सवाल है, प्रोहिबिशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इज इंक्लूडेड इन विच राइट। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स का मतलब पहले क्या होता है, तो आप इसको समझ लीजिए। तो बाई और सेल करना मतलब होता है खरीद और बेच। किसकी खरीद और बेच? ह्यूमन बींग्स की जब खरीद और बेच होती है, जिसको ट्रैफिकिंग कहते हैं, जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो इसका प्रोहिबिशन किस राइट में कहा गया है? तो फर्स्ट इज ऑप्शन इज राइट टू इक्वालिटी, सेकंड ऑप्शन इज राइट टू फ्रीडम, थर्ड ऑप्शन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर सही हो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो मतलब ये जो हमारे पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसको प्रोहिबिट कौन करता है? उसको प्रोहिबिट करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड दैट इज भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करने के लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट रिफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सॉवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनिट टेरिटरी। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन है, दैट इट इज़ अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन इस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इट रिप्रेजेंट्स सॉवरेन पीपल। सॉवरेन की हिंदी होती है संप्रभुता, ठीक है। तो सॉवरेन पीपल को ये रिप्रेजेंट करेगा, और क्या ऑक्यूपाई करेगा? तो एक डेफिनेट टेरिटरी, मतलब एक डेफिनेट स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, एक डेफिनेट टेरिटरी को ऑक्यूपाई करेगा। तो उसको कहते क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट इज कॉल्ड नेशन, सेकंड ऑप्शन इज पार्लियामेंट, थर्ड ऑप्शन इज स्टेट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिफाइंस द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग जब एनसीईआरटी देखते होंगे, तो एनसीईआरटी में सेकंड पेज पे या फर्स्ट पेज पे जब आप देखेंगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी होती है, जिसको बोलते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऐसे ऐसे करके पूरा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब प्रीएम्बल हमको ये बताता है कि जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक आइडिया देता है कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग ने उसमें इंक्लूड करी है। मतलब एक थीम है, सेंट्रल आइडिया है प्रीएम्बल, जिसको बोला जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रीएम्बल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रीएम्बल को सिर्फ आज तक एक बार अमेंड किया गया है, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अमेंडमेंट करा गया था, और प्रीएम्बल में इसके बाद कभी भी कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, विच फॉर्म डिफाइंस द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट है, रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसको कहते क्या है? तो इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसमें कहा गया है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? तो गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्गन्स। पहला होता है जुडिशरी, देखिए 3, इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला हो जाएगा जुडिशरी, फर्स्ट ऑर्गन इज कॉल्ड जुडिशरी, जिसमें हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आते हैं, और भी कई सारे कोर्ट्स आते हैं। दूसरा हमारे पास हो जाएगा लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? तो लेजिस्लेटिव का मतलब होता है, जैसे हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है, और स्टेट में जब आप देखेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव। तो सेकंड जो हमारे पास ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव, फर्स्ट ऑर्गन इज कॉल्ड जुडिशरी, एंड थर्ड ऑर्गन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, हमारे और भी कई सारे मिनिस्टर्स हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही कह सकते हैं। पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस में आता है? एग्जीक्यूटिव में आता है। और ये तीनों क्या होते हैं? आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। और इंडिपेंडेंट इसलिए इन तीनों को रखा जाता है कि कोई अपनी मनमानी ना कर सके, मतलब जुडिशरी अपनी मनमानी ना कर सके, लेजिस्लेटिव अपनी मनमानी ना कर सके, और एग्जीक्यूटिव भी अपना मनमानी, अपने पावर्स को मिसयूज़ ना कर सके। इसलिए तीनों को क्या रखा गया है? इंडिपेंडेंट रखा गया है। तो कितने ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के? तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला गया है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर स्टेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिया में अक्सर यूज़ होता है कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होती है। तो सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री जिसके पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, जैसे भारत है, भारत में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करी जाएगी तो आपको पता होगा शेड्यूल 8 में, शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, और 12 शेड्यूल में से 8th शेड्यूल है, उसमें 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा
प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे भारत में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और जिस कंट्री में ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं होता दैट कंट्री इज़ कॉल्ड सेक्युलर स्टेट और सेक्युलर कंट्री। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करी जाए या और किसी कंट्री की बात करी जाए तो वहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई ऑफिशियल रिलीजन होता है। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम एक ऑफिशियल रिलीजन है, लेकिन इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, इंडिया इज़ कॉल्ड सेक्युलर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप लोग को पता होगा कई सारी फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 थी अब 6 हो गई हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको रिमूव कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं रह गई है, दैट इज़ नाउ कम्स अंडर लीगल राइट, उसको लीगल राइट बना दिया गया है। और आपको ये भी पता होगा जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में है, मतलब आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट है उसी को डिस्कस किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन सी फंडामेंटल राइट होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट टू इक्वालिटी, तो ये एक फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल सही है। राइट टू फ्रीडम इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। और थर्ड ऑप्शन इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो इसको भी फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया है। तो हमारे पास जो टोटल फंडामेंटल राइट है वो 6 है, जिसमें से तीनों यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑल ऑफ एबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है नेम द फंडामेंटल राइट दैट गारंटीज द सिटीजन द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन दे डिज़ायर, मतलब किसी भी रिलीजन को वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट किस में आएगा, तो ये फंडामेंटल राइट आ जाएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द राइट टू इक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू इक्वालिटी, मतलब सभी इंसान चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी सेक्स का हो, मतलब वो मेल हो फीमेल हो या कुछ भी हो, तो वो सभी क्या होंगे, वो सभी लॉ के दौरान मतलब लॉ के सामने क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज़ कॉल्ड राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल किस आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो मैंने आपको बताया अभी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 से लेके 35 आर्टिकल में होते हैं, लेकिन जो राइट टू इक्वालिटी की बात करी जाएगी तो वो किस में होता है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 में उसका पूरा डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है ऑन विच डेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया। तो देखिए यहाँ पे 2 डेट्स में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, एक 26 ऑफ नवंबर होती है और दूसरी होती है 26 ऑफ जैन 1950। तो आपको ये समझना है कि 26 ऑफ नवंबर को हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली अडॉप्ट नहीं किया था, इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इफेक्ट में 26 नवंबर को आया, वहाँ पे सिर्फ कुछ ही आर्टिकल्स को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन कम्प्लीटली हम लोग ने कब अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कम्प्लीटली अडॉप्ट किया हम लोग ने 26 ऑफ जनवरी 1950 को। तो जो इफेक्ट में आया, जो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट और कॉन्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट में आया दैट इज़ द डेट 26 ऑफ जनवरी 1950। और इसके पीछे भी एक कहानी है, और कहानी ये है कि 26 ऑफ जनवरी को पहला हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। आपको शायद लाहौर सेशन पता हो, तो 1930 का जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, जिसकी वजह से हम लोग ने 26 ऑफ जैन को क्या मनाया, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया, या ये कह सकते हैं हम लोग ने इस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से लागू किया भारत में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा की फीचर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये है। सेकेंड ऑप्शन इज सेक्युलरिज्म, तो अभी हमने बताया सेक्युलरिज्म होता है। थर्ड ऑप्शन इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटा नहीं है। इंडिया में कौन सी को फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इंडिया पार्लियामेंट के अनुसार चलती है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करी जाए तो जैसे हमारे पास यूएस है, तो यूएस में कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन इंडिया में कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 12th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फेडरलिज्म भी है, आप लोग को पता है इंडिया 3 टायर गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, मतलब फेडरल गवर्नमेंट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला गया है फंडामेंटल राइट्स रिफर टू, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो बेटा ऐसा नहीं है, जो लिस्ट होती हैं, एक बार लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो लिस्ट भी 3 होती हैं। एक स्टेट लिस्ट होती है जहाँ पे स्टेट के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गई, तो इन सब पे जो भी कानून बनेगा, जो भी एक्ट बनेंगे वो कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा, तो वो स्टेट के अंडर आता है। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट भी बोल सकते हैं, सेंट्रल लिस्ट भी बोल सकते हैं। तो स्टेट लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, तो उसमें जो भी नियम कानून बनेंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, वो कौन बनाता है, तो वो सेंटर बनाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है।
और एक होता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के बीच में आती है, मतलब उसमें जो रूल्स होंगे वो स्टेट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, तो उस लिस्ट को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फंडामेंटल राइट रिफर्स टू, तो फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएगा, तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट विच आर ग्रांटेड टू सिटीजन फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो आप लोग को पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है जिससे उनका एक प्रॉपर ग्रोथ हो सके हर एक इंडिविजुअल का। और फंडामेंटल राइट के बारे में आपको ये याद रखना है कि फंडामेंटल राइट को हम लोग कोर्ट में जाके, मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट को कोई नुकसान पहुंचाता है या उस पर कोई अटैक करता है, फंडामेंटल राइट हम लोग को कोई नहीं प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए हम लोग कोर्ट में जाके अपील भी कर सकते हैं। और इसका भी एक फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वो फंडामेंटल राइट क्या कहलाता है। और B.R. अम्बेडकर जी ने, मतलब अम्बेडकर साहब ने उस फंडामेंटल राइट को, उस आर्टिकल 32 में वो फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है और उसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। मतलब वो दिल है और वो हृदय भी है और साथ ही साथ वो आत्मा भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 32। अब आपको बताना है आर्टिकल नंबर 32 में कौन सा फंडामेंटल राइट के बारे में यहाँ बात करी जाती है। तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, ऑल आर इक्वल बिफोर दी लॉ, मतलब सभी इंसान क्या है, लॉ के सामने क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ किंगशिप और रूल ऑफ अ किंग। तो जब रूल ऑफ किंग होता है, जब कहीं किसी भी देश पे शासन एक राजा का होता है तो उसको बोलते हैं मोनार्की, ठीक है, और उस राजा को क्या बोला जाता है, दैट किंग इज कॉल्ड मोनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। तो जैसे हम लोग का भारत है, हम लोग के प्यारे भारत में भी 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। कितने लेवल्स हैं, 3 टायर गवर्नमेंट है, मतलब 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। एक होता है सेंटर, दूसरा होता है स्टेट और तीसरा होता है हमारे पास थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमारे पास 3 और चीज़ें आती हैं, जैसे पंचायत हो गई, जैसे आप लोग को पता होगा एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, एक विलेज पंचायत होती है और एक ब्लॉक पंचायत होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, हम लोग के भारत में कैसा गवर्नमेंट है, तो 3 टायर गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। इसको बोला क्या आता है, इसको बोला जाता है फेडरलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमारे पास क्या है, मीन्स डैश, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। डैश मीन्स दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, रिलीजन और जेंडर। तो इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो आपको पता होगा भारत में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को अडॉप्ट किया गया है, जिसके तहत पहले 21 ईयर ऑफ एज थी, जिसमें इंसान वोट कर सकता था, अपनी सरकार को चुन सकता था, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता था। लेकिन अब जो है उसी एज को क्या कर दिया गया है, 18 ईयर्स कर दिया गया है। तो अगर कोई भी एडल्ट है, मतलब 18 ईयर्स से ऊपर का कोई भी इंसान है, वो जाके गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकता है, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकता है, इलेक्ट कर सकता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फंडामेंटल राइट दैट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखिए अभी हम लोग ने बात करी थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, फोर्स लेबर के बारे में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फंडामेंटल राइट दैट इंक्लूड्स। तो इस फंडामेंटल राइट में हमको बताना है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये किस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट पहले एक बार पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। तो कल्चर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसको किस में इंक्लूड किया जाता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में इंक्लूड किया जाता है। बेटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बहुत इंपॉर्टेंट राइट है और ये जो स्टेटमेंट दिया है ये उसी का ही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फंडामेंटल राइट दैट इंक्लूड्स। तो अब यहाँ हमारे पास एक और स्टेटमेंट है और बताना है ये स्टेटमेंट किसका है। तो इसमें बोला गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। तो ये किस में आ जाएगा, तो ये फंडामेंटल राइट का जो स्टेटमेंट है ये किस फंडामेंटल राइट का है, तो दिस इज फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा
क्वेश्चन में बोला गया है विच फंडामेंटल राइट विल द फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट, मतलब जो पहली सिचुएशन है वो किस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है। तो पहली सिचुएशन बोली गई है इफ़ अ 13-year-old चाइल्ड इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स। तो देखिए 13-year-old चाइल्ड है और हमने क्या देखा था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में प्रोहिबिट किया गया था कि जो भी बच्चा, जो भी बालक या बालिका या जो भी चिल्ड्रन 14 ईयर्स ऑफ एज से कम की एज में है तो उनको कोई भी फैक्ट्री वर्क में या कोई भी हैजार्डस वर्क में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। तो ये आ जाएगा किसके अंतर्गत, ये आ जाएगा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है इफ़ अ पॉलिटिशियन इन वन स्टेट डिसाइड्स नॉट टू अलाउ लेबरर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स टू वर्क इन हिज स्टेट। तो ये किस में आ जाएगा, तो देखिए अदर स्टेट में जाने का पूरा सबको अधिकार है, तो ये किस में आ जाएगा, तो राइट टू फ्रीडम में आ जाएगा। दिस इज राइट टू फ्रीडम। तो सेकंड आंसर जो हो जाएगा बी का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सी पार्ट में बोला गया है इन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन अ तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला। तो केरला में तेलुगु मीडियम स्कूल ओपन नहीं करने दिया जा रहा है। इसका मतलब कौन से राइट को वायलेट किया गया है, तो हमने बताई थी बात कि जहाँ पे आपको एजुकेशन वाली चीज़ दिखाई पड़े तो आपको समझ जाना है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करी गई, CER की बात करिए, दैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो लास्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्वेश्चन डी है। इसमें कहा गया है इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड्स नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फॉर बीइंग अ वुमेन। तो देखिए वुमेन की एंट्री तो हो गई लेकिन प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। और क्यों नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज शी इज़ अ वुमेन, वुमेन की वजह से उसको एंट्री नहीं दी जा रही है, मतलब उसको प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी। हमने बताया भी आपको राइट टू इक्वालिटी में हमको सभी लोगों को क्या करना होता है, इक्वल रखना होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो कोई भी सेक्स का हो, मतलब इफ़ शी इज़ आइदर अ वुमेन और ही इज़ अ मैन, सभी को हम लोग क्या मानेंगे, बराबर का मानेंगे। तो ये किस रूल को या किस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो ये फंडामेंटल राइट दैट इज़ राइट टू अब आप बताइए। चलिए वैसे सिंपल सा हमने बता दिया था पहले ही, तो ये राइट टू इक्वालिटी को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेटा आज के लिए फ़िलहाल इतना ही हम लोग रखेंगे। अगले टर्न पे हम लोग एक और क्विज़ लेके आएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसे ही लेके आएंगे, और वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे वो चैप्टर नंबर 2 के होंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।